सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। होली का त्यौहार भी आपने मना लिया है, काफ़ी रंग वगैरह गुलाल वगैरह भी हो गया है। अब आ रहे हैं मेंस का, आपको क्या है, रंग चढ़ जाना चाहिए। ठीक है, 2-3 महीने बचे हैं आपके। अच्छे से आपको क्या है, मेंस की तैयारी करनी है। छोटे सब्जेक्ट हो गए आपके, करंट अफेयर्स हो गया, इनका जो आपका वेटेज है, बड़े सब्जेक्ट का तो है ही, जैसे एथिक्स वगैरह हो गया, पॉलिटी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, उनका वेटेज तो है ही। लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आपके करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, आपके छोटे वाले जो सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, आप मतलब छोटे सब्जेक्ट हैं, कम कंटेंट है और ज़्यादा आप यहाँ पे गेन करने की संभावना आपकी रहती है। तो करंट अफेयर्स का हमने भी जैसे पहले यूट्यूब पे वीडियो भी लाए, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। ठीक है, 150 प्लस आपके स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन भी कर चुके हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है उसका। और बच्चे लगातार उसको ज्वाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, हमने फीस इसकी 500 रुपये रखी है, और हमने इसमें क्या है, दिसंबर का, आपके जनवरी का और फरवरी, यहाँ का क्या है इसका, मतलब इन दोनों का तो ऐप पे डाल दिया है। और फरवरी भी आज क्या है, ऐप शाम तक या फिर कल तक आपके क्या है, इसमें ऐप पे डल जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है। जैसे मैंने बताया शुरू में भी, पहले भी बताया था, बार बार रिपीट करना मतलब क्या ही बताएं उसको, कि आपके 60 से 70 नंबर का क्या है, सीधा सीधा कंटेंट कहाँ से रहता है, करंट अफेयर से रहता है। ठीक है, और जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है, मान लो स्टैटिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, जैसे आपको मान लो कि आपकी तट रेखा की लंबाई जो है उसमें क्या है, चेंज हो गया। ठीक है, पहले चेंज हो गया इन द सेंस, पहले क्या है, सीधी रेखा के रूप में उसको काउंट करते थे। लेकिन अभी मान लो आपकी जो तटरेखा कैसी है, जिगजैग है ना थोड़ी, ऐसे। ठीक है, तो पहले तो ऐसे सीधा काउंट कर लेते थे, 7500 के आसपास थी, किलोमीटर के आसपास। लेकिन अभी 10,000 किलोमीटर के आसपास हो गई, क्योंकि अभी जो ये है मोड है ना, घुमाव है, इन सबको भी क्या किया है, उसमें काउंट किया है। तो इस तरीके से मान लो, ऐसे सीधा पूछेगा नहीं कितनी है, लेकिन आपको करंट से रिलेटेड, आपके स्टैटिक में ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ ले, मान लो तटीय सुरक्षा से रिलेटेड, तो आप वो डाटा क्या है वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रिसेंटली जैसे विंडफॉल टैक्स हो गया आपके, उससे रिलेटेड एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई विंडफॉल टैक्स क्या है। ठीक है, नीति आयोग के 10 साल हो गए, वहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या है, जैसे मान लो जन जन आपको क्या है, करंट अफेयर्स की टेंशन लेना छोड़ देना है अभी। ठीक है, हमने आपने जो ऐप पे जाओगे तो वीडियो आपके क्या है, मंथ वाइज है वहाँ पे, कि आपके जैसे मान लो सबसे पहले हमने दिसंबर का किया है, कि दिसंबर में क्या करवा दिया हमने, मान लो हॉट टॉपिक्स रहे हैं, मान लो 15-20 टॉपिक या 15 टॉपिक है आपके न्यूज़ में रहे हैं, जहाँ से हमें लगता है कि क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से बन सकते हैं। उन हमने वहाँ पे उसका क्या करवाया, कंटेंट करवाया। ऐप के ऊपर जाओगे ना आप, फिर साथ में हमने MCQ जो है, जैसे मान लो यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से। ठीक है, जैसे आपके मान लो ओकस हमने पढ़ा, जनवरी के करंट अफेयर्स में क्वाड पढ़ा हमने, तो क्वाड का 2021 में आरएस में मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। अब ओकस अभी न्यूज़ में था, ओकस, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके 2 नंबर में, सीधा ही पूछ ले कौन कौन से देश है इसमें। या फिर ओकस की जो है, इंडो पैसिफिक में मतलब कैसे रणनीतिक भागीदारी होगी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन भी लिया है हमने। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपके। मैंने बताया नीति आयोग के 10 साल हो गए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी न्यूज़ में रहा है, वहाँ से क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, ऐप के अंदर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है इसको, कि मंथली वाइज करंट अफेयर रहेगा, उसके जो आपके आपके जो PYQs हैं, ठीक है, आपके जो है मेंस के अंदर जो यूपीएस में पूछे गए हैं, या फिर अदर पीसीएस में, फिर या फिर आरएएस में ही पूछे गए हैं, उन सबको मेंशन किया है, कंटेंट दिया है। और आपकी इकोनॉमिक सर्वे वाला जो पोर्शन है राजस्थान का, ठीक है, उसको भी हमने इंक्लूड किया है। और जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे के मेन मेन जो स्कीम्स वगैरह हैं, वो हम फरवरी का जो करंट अफेयर्स है उसमें ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को लेकर आप क्या है, देखो मैंने बताया कि करंट अफेयर्स अलग से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें जैसे समसामयिक मुद्दों, ये तो आपके मेंस में लिखा ही हुआ है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, वो तो किया ही है। साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन के साथ भी करंट अफेयर्स को ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे जैसे रिसेंटली अभी क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने क्या है, ग्रीन जीडीपी अपनाया है, उसको स्टेट ऐसा बनाया जिसने ग्रीन जीडीपी को अडॉप्ट किया है। तो उसको आप क्या है, जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, या फिर जैसे जीडीपी का बेस ईयर चेंज करने की बात चल रही है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है, WPI की बेस ईयर को लेकर कमेटी बनाई गई है कि 2022-23 उसका, या फिर 23-24 उसका क्या कर दो आप, जो है बेस ईयर चेंज कर दो। तो वो क्वेश्चन आपके सीधा नहीं पूछेगा, लेकिन WPI का क्वेश्चन आ जाए आपके, FDI का क्वेश्चन आ जाए, तो वो जो करंट अफेयर्स का डाटा है, ठीक है, वो आप सीधा सीधा वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। इससे आपका कंटेंट क्या होगा, आंसर क्या होगा, इनरीच होगा, बहुत अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या है, करंट अफेयर्स के लिए 500 रुपये इसकी फीस रखी है, मिनिमम फीस है। और इसमें आप क्या है, टेंशन फ्री हो जाना करंट अफेयर्स के मामले में। बहुत अच्छे से हमने ऐप में बहुत अच्छे से डिज़ाइन करवाया, PDFs आप डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो कंटेंट को। ठीक है, और उसको आप अच्छे से मतलब फिजिकल फॉर्मेट में पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बातचीत कोर्स के बारे में की है। और इसके अलावा हमने 6 सब्जेक्ट, जो छोटे सब्जेक्ट हैं, मैनेजमेंट वाला जैसे मैंने पढ़ाया है उसमें, ठीक है, और बलराम सर ने, श्याम सर ने, इन्होंने क्या है, उसको छोटे सब्जेक्ट वाला कोर्स उसमें कंप्लीट करवाया है।
अब चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव से। अब देखो क्वेश्चन ये आपको बहुत सारे कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पहले तो क्या समझना है कि भाई क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। क्वेश्चन पहले पढ़ना है, आंसर बाद में बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन को समझो कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। और फिर आरएस में जैसे फॉर्मेटिंग में ऐसा रहता है कि थोड़ा टू द पॉइंट, आरएस में जैसे थोड़ा सा फैक्ट भी हो, ठीक है, करंट में अभी न्यूज़ में क्यों रहा है वो भी रहे, फिर जो बेसिक क्वेश्चन पूछा है उसकी जो क्वेश्चन की जो आत्मा है ना, उसको भी आप क्या करो, सीधा टच करो। तो सबसे पहले देखो एक राष्ट्र एक चुनाव, तो सबसे पहले जो आपका पोर्शन होगा, जो आपके प्रेम्बल होगा, क्वेश्चन का जो प्रस्तावना होगी, वहाँ पे आपको वन नेशन जो है वन इलेक्शन को क्या बताना है, सबसे पहले डिफाइन करना है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, शॉर्ट में 2 या 3 लाइन में। इसके बाद में पूछा है कि संभावित लाभ, तो दूसरा पोर्शन क्या हो गया आपके, इसका क्या हो गया, संभावित जो इसके लाभ हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाने से कौन कौन से क्या होंगे, लाभ होंगे। इसके बाद में इसकी चुनौतियां क्या हैं, ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया आपके क्वेश्चन का, तीसरा पार्ट। तो ऐसे 3 पार्ट में आपने क्या, सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखोगे, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ठीक है, कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाना वन नेशन वन इलेक्शन है। इसके बाद में इसके संभावित लाभ लिखोगे, 4-5 पॉइंट में इसके क्या है, जैसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो एटलीस्ट 5-6 पॉइंट आप क्या है, संभावित लाभ में लिखोगे। इसके बाद में चुनौतियां, कि भाई कौन कौन सी चुनौतियां क्या करनी पड़ रही है वन नेशन वन इलेक्शन को, विपक्षी पार्टियां क्या बोल रही हैं, संघीय ढांचे को किस तरीके से प्रभावित करेगा, छोटे राजनीतिक दलों का क्या मानना है, ठीक है। तो ये सब इसमें बताना है। चुनाव आयोग की क्या मतलब इसमें शंकाएं हैं कि भाई एक साथ चुनाव करवा पाने में सक्षम है क्या, तो ये क्या होगी, चुनौतियां होगी। इसका क्या करना है, समालोचनात्मक विश्लेषण करना है कि भाई फिर आपको बताना है कि भाई कौन सी क्या चुनौतियां या फिर आपके लाभ, ज़्यादा वेटेज किसका है, मतलब ज़्यादा भारी कौन सा है, लाभ के फेवर में जाओगे या फिर, ठीक है। यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को, जो डेमोक्रेटिक आपकी जो फाउंडेशन है, वैल्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो ऐसे आपको क्या है, ये चौथा पार्ट हो गया आपके क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पार्ट में चलेगा। कितने पार्ट में चलेगा, और फिर लास्ट में पांचवा पार्ट क्या आ जाएगा, आपके कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। आपके निष्कर्ष इसमें आप मेंशन कर दोगे। तो सबसे पहले क्या बताओगे, देखो क्वेश्चन को ऐसे समझना है, पहले अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, धैर्य के साथ, मतलब बिल्कुल शांत मन से इसको पढ़ना है, पूछ क्या रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन आते ही आपको ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी लिख रहे हो उसमें जो आपको आता है, नहीं, पहले समझना है क्वेश्चन को, फिर जो जैसे स्टेप वाइज स्टेप चलना है इसमें, कि लाभ सबसे पहले लिखने हैं, फिर चुनौतियाँ, फिर इसका क्या है समालोचनात्मक जो है आपका विश्लेषण, और फिर लोकतांत्रिक ढांचे को किस तरीके से क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा, ये लिखना है। जैसे सबसे पहले कि एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारत में सभी चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा, आपके लोकसभा और राज्य विधानसभा, सॉरी, विधानसभाओं को क्या कराना है, एक साथ कराने की अवधारणा पर आधारित है। इसकी क्या है, जो आपकी फिलोसॉफी है, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की, कि आपके जो लोकसभा हो गए और आपके जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, आपकी विधानसभाएं होगी, उनका चुनाव क्या करवाना है, एक साथ करवाना। आपको पता होगा 1967 से पहले, 67-8 से पहले क्या होता था, वन नेशन वन इलेक्शन ही था, कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और आपकी जो विधान राज्यसभा बार बार है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव क्या होता था, एक साथ होता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो परंपरा कैसे टूट गई आपको पता है, कि उस टाइम पे क्या हुआ कि सरकारें गिरने लग गई, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग करने लग गया, आपके जो सेंटर और स्टेट के अंदर क्या है, अलग अलग पार्टियों की सरकार आने से क्या हुआ कि सेंटर ने इम्पोज कर दिया वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, जिससे वहाँ की सरकारें क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि जो आपका जो सेम एक 5 साल में जो चुनाव होते थे, वो जो तारतम्यता थी वो क्या हो गई, टूट गई, ठीक है। तो बता दिया आपने। यह प्रस्ताव समय समय पर चर्चा में रहा, विशेषकर 2014 के बाद में चुनावी सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया गया। 2023 में देखो, आपको पता है कि चुनाव पहले भी चला रहे, जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, दिनेश गोस्वामी जो रिपोर्ट है, उन सब ने रिकमेंडेड किया है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, होना चाहिए। और इसके फेवर में उन्होंने क्या है, बहुत सारे तर्क वगैरह भी दिए हैं। जैसे नीति आयोग ने भी इसके बारे में अपना विश्लेषण जारी किया है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा उससे, मतलब नुकसान इन द सेंस कि कौन कौन से इसमें चुनौतियाँ हैं। अब आता है 2023 में आपके जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। देखो एक समिति बनाएगी जिसमें विपक्ष के जैसे गुलाम नबी आज़ाद वगैरह, ठीक है, ये सब सदस्य जैसे विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल थे, उन सब ने मिलकर आपके जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना रामनाथ कोविंद साहब, उनकी अध्यक्षता में 2023 में कमेटी बनाएगी। कमेटी का मतलब मोटिव क्या था कि भाई ये करना है, देखो टॉपिक इसमें आपको क्या बताना है, इसमें इसका उद्देश्य ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत में उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से इसमें चुनौतियां आ सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या किया गया, ये इसका गठन किया गया। हालांकि इस विचार के समर्थक इसे लोकतंत्र पर अधिक कुशल और सुदृढ़ बनाने वाला मानते हैं। जो इसको इसके फेवर में है,
जो मान लो इसके फेवर में है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इसे लोकतंत्र पर अधिक कुशल और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, कि और ज़्यादा मजबूत इससे क्या बन सकती है, डेमोक्रेसी बन सकती है। तो वहीं इसके विरोधी क्या मानते हैं, इसे संघीय ढांचे के लिए क्या चुनौतीपूर्ण बताते हैं, कि भाई जो आपके आपके जो आपके संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, उसको कहीं ना कहीं क्या कर सकता है ये, उसके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। वो देखेंगे आके, अपन चुनौतियों में देखेंगे ना। हम इसमें संभावित लाभ, चुनौतियां और भारतीय लोकतंत्र पर इसके प्रभाव को क्या करेंगे, समालोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। साथ ही आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे रिसेंटली 129वां क्या है, विधेयक लाया गया, किससे रिलेटेड है वो, इसी से रिलेटेड है, जिसमें क्या किया गया, आपके जैसे 82A आपके आर्टिकल जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 83, 100 जो है 73 और 200 327, ठीक है, ये आर्टिकल्स वगैरह उसमें क्या करे जाएंगे, मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, अब आता है एक राष्ट्र एक चुनाव से संभावित लाभ। तो सबसे पहले पोर्शन आपने प्रेम्बल लिख दिया, प्रस्तावना में बता दिया कि भाई क्या क्या आपके वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या चली आ रही है। ठीक है, इसके बाद में आपने बता दिया संभावित लाभ। तो सबसे पहले तो यह है कि बार बार चुनाव की स्थिति से मुक्ति। तो आपको पता है कि भाई हर 2-3 साल में, हर साल में आपके जो बहुत सारे डाटा आ जाते हैं, जैसे मैंने कंटेंट करवाया तो उसमें बताया भी था ये, कि जैसे आपके क्या है, परिवारों में क्या होता है, 2-3 भाई बहन हैं तो उनकी शादी साथ ही कर देते हैं। ठीक है, इन द सेंस साथ कर देने का मतलब क्या है, कि जैसे आज क्या है, भाई का बहन की बारात वगैरह आ गई और भाई के 5-7 दिन बाद फेरे हो गए, लेकिन जो खाना प्रतिभोज वगैरह जो है, आपके जो मायरा वगैरह बढ़ता है, वो एक दिन फिक्स डेट करके आपने कर दिया। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये भी चला है, पहले अलग अलग शादियाँ होती थी, भाई के अलग बहन के अलग, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई बहनों के परिवार में शादी एक साथ ही हो रही है। तो उसका लॉजिक क्या देते हैं आपको पता है, घर वाले आपने आसपास देखा होगा, देखो बिल्कुल जेन्युइन रहो ऐसी चीज़ों के प्रति, आपको पता है। ठीक है, तो वो क्या देते हैं कि भाई इससे क्या होगा, हमारा खर्चा क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी इलेक्शन कमीशन भी, आप देश के स्तर पे भी सोचो उस चीज़ों को, कि भाई इससे बार बार इलेक्शन हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, तो आपकी जो है पॉलिसी मेकिंग कहीं ना कहीं ब्रीच हो रही है, आपके जो है वित्तीय जो बाहर है आपके ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, बार बार इलेक्शन आने से आपकी जो मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग रहा है, जिससे पॉलिसी पैरालाइज हो रही है। ठीक है, तो अब ने क्या बताया सबसे पहले, कि इससे क्या होगा, लाभ क्या है, कि बार बार चुनाव स्थिति से मुक्ति, बार बार जो इलेक्शन की जो रिपीटेशन हो रहा है उससे क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। जैसे सादे वाला एग्जाम्पल बताया मैंने, भारत में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। इससे सरकार का ध्यान नीतिगत कार्यान्वयन से हटकर चुनाव प्रचार की ओर जाता है। एक साथ चुनाव होने से यह समस्या समाप्त हो सकती है, कि एक साथ चुनाव होगा, जैसे मान लो प्रधानमंत्री आपके, तो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, हर राज्य में अब मान लो प्रधानमंत्री या फिर कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना किसी पार्टी से तो वो जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी पार्टी का क्या है, प्रचार करने जाएंगे 100%। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उनकी मान लो पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं वो एक तरीके से क्या है, ब्रेकर का काम करेगा ना। दूसरा है कि वित्तीय बचत, जैसे शादी वाला एग्जांपल बताया कि दोनों की साथ शादी कर दोगे आप, जो परिवार में 2 भाई बहन हैं। ठीक है, तो इससे आपकी क्या है, फाइनेंशियल जो आपके ऊपर बर्डन है, परिवार के ऊपर जो बर्डन है, एक फादर के ऊपर जो बर्डन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो सेम वही क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन में हो रहा है, कि चुनाव कराने में भारी क्या हो रही है, आपकी धनराशि खर्च हो रही है। जैसे आपने बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये तो क्या ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अनऑफिशियल आपको पता है कि एमएलए बनने के लिए कितना मतलब करोड़ रुपए, वो उसकी तो एक लिमिट है कि भाई इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उस लिमिट को तो वो क्या है, 1-2 दिन में ब्रीच कर देता है। ठीक है, बार बार चुनाव कराने से सरकारी मशीनरी, सुरक्षा बलों और राजनीतिक दलों पर आर्थिक जो है बोझ बढ़ता है। एक साथ चुनाव से यह खर्च क्या है, घट सकता है। किस पे, आपकी पूरी मशीनरी, आपके जैसे आपके मान लो इलेक्शन कमीशन की आपकी ड्यूटी वगैरह है, मान लो टीचर्स वगैरह है, उनका कहीं ना कहीं जैसे एजुकेशन भी प्रभावित हो रहा है। जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बॉर्डर इलाके में बीएसएफ जो आपके है ना, तो उन सबको भी क्या आपको डिप्लॉय करना पड़ रहा है इधर चुनाव करवाने के लिए। फिर और दूसरी चीज़, आपके छोटे राजनीतिक दल हैं या फिर जो राजनीतिक दल है, उनके ऊपर भी क्या है, बोझ बढ़ता जा रहा है। तो पहली दूसरा फायदा क्या होगा, इससे वित्तीय बचत होगी। और पहला क्या बताया, कि बार बार चुनाव की स्थिति से, तो आप विजुलाइज करो, सबसे पहले तो आप दिमाग में ऐसे फैक्ट याद करना है आपको ऐसे। ठीक है, और याद नहीं करना तो आप लिंक करना है इन चीज़ों को, जिससे आपको क्या है, सीधा सीधा आपके हाँ भाई लाभ क्या है, तो आप बता दो भाई वित्तीय, इससे क्या है, खर्चे में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। दूसरा क्या बता सकते हो, कि बार बार चुनाव की स्थिति से क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, फायदा एक तरीके से ये। ठीक है, तीसरा नीतिगत ठहराव, पॉलिसी पैरालाइज से क्या होगा, बचाव होगा। कैसे होगा, कि भाई मैंने बताया कि भाई हर साल 2 साल में क्या हो रहा है, आपका चुनाव हो रहा है, पॉलिसी कोई भी हो रही है, गवर्नमेंट दूसरी आ रही है मान लो, या फिर क्या हो रहा है कि जो मॉडल अब जो एमसीसी लग रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपकी आचार संहिता लग रही है, उससे आप क्या पॉलिसी वगैरह नई घोषणाएं वगैरह नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे प्रभावित होगी योजनाएं। आचार संहिता लागू होने से सरकारी योजनाएं और विकास कार्य क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आपको पता होगा कि जब आचार संहिता लगती है ना, तो कोई भी नया बजट वगैरह उस पर्टिकुलर योजना के लिए क्या नहीं होता है, पास नहीं होता है। जैसे 3-4 महीने 6 महीने आपके लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में चले जाते हैं, तो वो पॉलिसी पैरालाइज हो जाती है उस टाइम पे। मतलब पॉलिसी क्या
क्या हो जाती है, ठंडे बस्ते में आपको देखा होगा सड़क बन रही है तो वो भी रुक जाएगी बीच में ही, कई जगह ऐसा होता है ना। यह प्रक्रिया बार बार बाधित होती है। एक साथ चुनाव होने पर सरकारें पूर्ण जो कार्यकाल है उसमें निर्बाध रूप से क्या करती रहेंगी, जो है कार्य करती रहेंगी। तो तीसरा क्या बताते हैं, सबसे पहले आपने बता दिया कि जो नीतिगत आपकी वो है जो है उसमें बचत हो जाएगी, वित्तीय बचत हो जाएगी। तीसरा आपने बता दिया कि नीतिगत जो ठहराव है उससे क्या होगा, जो पॉलिसी पैरालाइज हो रही है उससे क्या होगा, बच सकते हो। फिर आती है राजनीतिक स्थिरता। कैसे, यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों तो सरकारों की स्थिरता बढ़ सकती है। बार बार चुनावी उथल-पुथल से क्या गठबंधन, सरकारों पर दबाव पड़ता है जिससे अस्थिरता पैदा होती है। आपको पता है कि भाई हर 6 महीने 2 साल में चुनाव हो रहा है, तो सरकारें क्या हो जाती हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग में व्यस्त हो जाती हैं कि एक एमएलए खरीद रही है। जैसे आपने बीच में देखा होगा अभी कि एक राज्य की सरकार क्या है, गिर रही है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, मतलब ओपनली नहीं हो रही है लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, नीचे नीचे वो सब चीज़ें हो रही हैं, एमएलए बिक रहे हैं। आपने भी देखा होगा राजस्थान में भी जैसे बाड़ाबंदी हो गई एमएलए की, वो किसी होटल के अंदर 4-5 दिन तक वहीं बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, अब भाई आप मतलब पूरा साठगांठ क्या है, सरकार बनाने की है। भाई काम करो, आप जनता के बीच में जाओ, आपको चुन के भेजा है, लेकिन वो क्या है, सब सरकारों का क्या है, खेल इस तरीके से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक साथ चुनाव होंगे तो बार बार क्या है, ये चीज़ें रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे आपके गठबंधन सरकारें हैं तो वो क्या गठजोड़ वाला हो गया, आपके दल बदल वाला ये चीज़ें होंगी। इन सब चीज़ों पर भी क्या लगेगा, एक तरीके से कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ठीक है, जनता पर चुनावी बोझ कम होगा। ठीक है, मतदाता को बार बार मतदान करने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे चुनाव के प्रति रुचि और भागीदारी बढ़ सकती है। अब आपको पता है, मान लो हर रोज़ आप 15 अगस्त मनाने लग जाओ, हर रोज़ आपका मतलब हर 15 महीने के अंदर मान लो 2-3 बर्थडे मनाओ आप अपने, तो बल कोई भी नहीं आएगा ना। फिर भाई आप क्या हो जाएगी एक तरीके से, मतलब उसके प्रति आपका बिहेवियर जो है वो क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। या फिर आप मान लो 15 अगस्त, आप मतलब 15 अगस्त मान लो आप स्वतंत्रता दिवस 10-15 मना रहे होते साल में, तो आपका प्रति जो आप 15 अगस्त के प्रति जो आपको जुनून रहता है, जो एनर्जी रहती है, वो रहती क्या, नहीं रहती ना। तो वही है कि आपकी चुनाव, अगर आप ऐसे समझो इसको, रिलेट करो ऐसे कि साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। आप बर्थडे आप साल में अपना एक ही बार मनाते हैं, लेकिन बार बार उसको बनाओगे तो आप मतलब आप 4-5 बर्थडे मना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, आपको मतलब दिक्कत ही करेगा, आपको नहीं तो दोस्तों को, उनको करेगा। जातिवाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में कमी। आपने देखा होगा कि जब भी बार बार इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं जातिगत मुद्दा उठ के आ जाता है, तो उससे क्या होगा, या फिर आपके धार्मिक अल्पसंख्यक वाला, माइनॉरिटीज़ वाला, ठीक है, रिलीजियस वे, उस तरीके से कंट्राडिक्शन वगैरह उठने लग जाता है, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जातिगत जो भेदभाव होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, आप देखो ग्राउंड लेवल पे देखो, आप आपने सरपंच का चुनाव देखा होगा अपने आसपास, आपने एमएलए का, तो वो कहीं ना कहीं जातिगत जो है वो साठगांठ बिठाने में रहते हैं कि भाई इस कैंडिडेट को क्या है, इसके जाति के इतने 40% वोटर हैं, इसके सामने ये वोटर खड़ा कर दो, ये मतलब जो है कैंडिडेट खड़ा कर दो जिस चीज़ को क्या है हरवा देंगे। हमने जैसे यूनिवर्सिटी में थे हम, तो इस तरीके से वहाँ खुला होता है कि भाई इस कास्ट का बंदा है तो इसको खड़ा कर दो, इसके सामने इसको हराना है तो इसको कर दो, तो बाकी मतलब इस कास्ट के जीत जाएंगे। इस तरीके से मतलब वो कास्टिज्म क्या है, बार बार होता है, अगर चुनाव भी बार बार हो रहा है तो। अलग अलग समय पर चुनाव होने से क्या राजनीतिक दल क्या है, ध्रुवीकरण करते हैं। ठीक है, मतलब वो बोलेंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, इस जाति के साथ हैं, हम तो इस जाति की क्या है, यही हमारी तो क्या है, सब कुछ है। लेकिन एक साथ चुनाव होने पर इस प्रवृत्ति में क्या है, अब देखो होगा तो ये ध्रुवीकरण 5 साल में एक ही बार हो रहा है, लेकिन 5 साल में 20 बार हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं माइंडसेट आपका क्या हो जाएगा, उसी तरीके का हो जाएगा, आप भी कहीं ना कहीं कास्टिज्म के क्या हो जाएगी, शिकार हो जाओगे। लेकिन 5 साल में एक बार हो रहा है वो ठीक है, अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते भाई, हो ही रहा है वो तो, ठीक है। हालांकि चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है उसमें उसका उल्लंघन माना जाता है कि भाई आप किसी के साथ जातिगत कटाक्ष नहीं कर सकते, जातिगत वोट बैंक की मांग नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है एक्चुअल में होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को पता है भाई सेंटर में बैठे बैठे इतने बड़े बड़े मिनिस्टर कास्टिज्म की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये क्या बता दिया आपने, इसके लाभ बता दिए। जैसे 4-5 लाभ क्या बताया आपने, सबसे पहले बता दिया कि भाई वित्तीय स्तर उसका भार क्या होगा, कम होगा। जातिगत और सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण है उसमें क्या होगी, कमी आएगी। जनता में क्या चुनाव के प्रति क्या है, जो आपका जो बोझ है वो कम हो जाएगा, मतलब बिहेवियर जो है चुनाव के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर होगा अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो रहा है तो। राजनीतिक क्या है, स्टेबिलिटी रहेगी, और आपकी जो पॉलिसी पैरालाइज है उसमें क्या होगा, उसमें बचाव होगा, उसमें कमी आएगी। ठीक है, बार बार क्या है, पॉलिसी ब्रीच नहीं होगी। तो यह क्या हो गए, संभावित लाभ हो गए। अब देखो आपके दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि चुनौतियां लिखनी है, कि इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे 129वां अभी रिसेंटली आपके जो विधेयक आया, तो उसमें यही था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल इसमें ऐड ऑन करने हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सबसे पहली चुनौती तो ये है कि भाई संविधान के अंदर क्या है, आपको संशोधन करना है।
जैसे लिखा, हाँ, ये संवैधानिक और विधायी जटिलता। सबसे पहले भारतीय संविधान में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल स्वतंत्र रूप से निर्धारित है। अनुच्छेद 83 के 2 में और 172 के 1 के तहत संसद और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष तक सीमित है, लेकिन यह भंग भी किया जा सकता है। तो इनमें क्या करना होगा, आपको चेंजेस करने होंगे इन आर्टिकल्स में। तो सबसे पहले क्या बताया, आर्टिकल 82 आपको जो ए है, आपको चुनाव आयोग से रिलेटेड कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकता है, ठीक है। आपको 327 आर्टिकल है, उसमें चुनाव आयोग से रिलेटेड है, तो वो भी आपको क्या है, ऐड ऑन करना है, वो भी आपको उसमें संशोधन करना है 327 में। किसमें आपको 327 में ऐड करना है, आपके आर्टिकल जो 82 ए है उसमें ये आपको नया आर्टिकल जोड़ना है, न्यू ऐड करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आर्टिकल 327 में इसमें संशोधन करना है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी जो चुनौती है कि संविधान जो है और जो आपके विधायी है वो क्या है, जटिलताएं हैं, उनमें किस तरीके से संशोधन वगैरह किया जाए। इसके लिए आपको पता है, मैंने क्या बताया कि 129वां क्या है, अभी रिसेंट में क्या है, बिल आया है, ठीक है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव का संकट। मान लो 5 साल में आपने बता दिया कि भाई 5 साल के बाद क्या चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, लेकिन सरकारें मान लो अविश्वास हो गया, ठीक है, और जो है मोशन आ गया और सरकार क्या होगी, गिर गई। तो अब क्या होगा, उसका क्या होगा। मान लो 2.5 साल में या 3 साल में सरकार गिर गई, तो वो जैसे अभी नया जो बिल आया उसमें तो बोला है कि भाई वो जो मान लो 3 साल में कोई सरकार गिर गई, अभी जो 129वां बिल आया ना, 3 साल क्या है सरकार चली और 3 साल बाद गिर गई, तो आगे जो सरकार चुनी जाएगी वो केवल 2 साल के लिए ही चुनी जाएगी, ठीक है। फिर 5 साल में दोबारा उसकी क्या है, अगले जो 5 साल हो जाएंगे ना टोटल 3+2, तो यहाँ पे फिर दोबारा इलेक्शन होगी, जो नई सरकार होगी केवल 2 साल के लिए होगी। ये बिल में क्या है, प्रावधान किया है। अब देखते हैं, यदि किसी राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और वह गिर जाती है, तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव होंगे। नहीं, 129वें बिल में इसका वो दे दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या चुनौती तो है ही ना अभी भी। ये व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। यदि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे तो ये जो है लोकतंत्र की मूल भावना का क्या है, एक तरीके से क्या है, विरुद्ध होगा। जो आत्मा है, जो डेमोक्रेसी की जो मेन जो है शोल है, आत्मा है, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच करने का क्या है, काम करेगी। अगर आपके चुनाव मान लो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 3 के बाद अगर मान लो गिर गई सरकार तो 2 साल के लिए क्या है, दोबारा सरकार चुनी जाएगी। 6 महीने में है तो नहीं चुनी जाएगी, फिर 5 साल का ही आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 4.5 साल में गिर गई तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद में क्षेत्रीय दलों की आशंकाएं। अब क्षेत्रीय दल बोल रहे हैं कि भाई इसमें क्या होगा, मान लो वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो इसमें क्या होगा कि पूरी जो है नेशनल इश्यूज इसमें क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, ठीक है। और जो नेशनल पार्टीज हैं उनको क्या है, ज़्यादा फायदा होगा, और जो रीजनल इश्यूज हैं, क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, इसमें दब जाएंगे। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय दलों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि संसाधन और प्रचार, मतलब उनके पास क्या है, नेशनल पार्टीज के पास क्या है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, ठीक है, साधन उनके पास ज़्यादा है, रणनीति उनके पक्ष में झुकी होगी। इससे बहुलवादी लोकतंत्रवादी व्यवस्था क्या हो, प्रभावित हो सकती है। तो इनकी क्या बताई इन्होंने, ये चुनौती बताई, ठीक है। मतदाता व्यवहार पर प्रभाव। अध्ययनों से पता चलता है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं तो मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक महत्व देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कभी लिखना नहीं है, जैसे मान लो राम मंदिर बना, ठीक है, या फिर आपने कुंभ का सफल आयोजन करवाया, तो सेंटर गवर्नमेंट या फिर जो आपकी जो नेशनल पार्टीज है वो उसका क्या फ़ायदा ले सकती है। और लोगों का बिहेवियर भी हो सकता है कि वो नेशनल इश्यूज़ को ही देखे, उस टाइम पे क्या है, रीजनल इश्यूज़ को भूल जाएं, ठीक है। कई बार आपने नारे भी सुने होंगे ऐसे कि भाई आपसे, मतलब कई बार होता है ना, जैसे राजस्थान में चला था, मैं कोई बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल एंगल कभी भी नहीं लिखना आपको। जैसे अपने यहाँ पे नारा चला था कि मोदी तुमसे बेर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं, इस टाइप के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या करो कि नेशनल लेवल पे हमें वो जो इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो हाईलाइट होंगे, और आपके जो रीजनल इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं दब सकते हैं। दोनों चुनाव एक ही दल के पक्ष में मतदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों की स्वतंत्र पहचान को कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, कमजोर पड़ सकती है। ईवीएम और सुरक्षा की चुनौती कि भाई एक साथ चुनाव करवाना है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन 150 करोड़ की, ठीक है, उनमें कम से कम भी नहीं तो 100 करोड़ के आसपास आपके 90 से 100 करोड़ के आसपास आपके क्या है जो वोटर हैं, तो उनको मैनेज करना, सिक्योरिटी आपकी, एक साथ एक दिन में चुनाव करवाना, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक समस्या है। एक साथ चुनाव कराने के लिए लाखों ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत होगी। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने बोला है कि हमारे पास क्या है, पुख्ता आपके सिक्योरिटीज फोर्सेज भी हैं, हमारे पास क्या है, ईवीएम और जो वीवीपैट हैं उनकी सुविधाएं भी पर्याप्त हैं। लॉजिस्टिक, सुरक्षा बलों की तैनाती और निष्पक्ष जो है सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी, ठीक है। चुनाव का केंद्रीकरण, अब इससे क्या हो जाएगा, पहले तो क्या है, अब जो डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो, विकेंद्रीकरण करो, लेकिन आप वन नेशन वन इलेक्शन करवा के क्या कर रहे हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, सेंट्रलाइज कर रहे हो इलेक्शन को। तो यह प्रणाली चुनाव को अधिक केंद्रीकृत बना सकती है, ठीक है। कैसे, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण की भावना, जो आपकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है
कौन सी, कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, ब्रीच हो सकती है, टूट सकती है। लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी सरकार की जवाबदेह बनाने का नियमित अवसर मिलना चाहिए, जो बार बार चुनाव से संभव है। मान लो इसमें क्या होगा, ये भी चुनौती है कि कहीं ना कहीं मान लो 5 साल के लिए कोई एमएलए बन गया, तो 5 साल के लिए वो निश्चिंत होकर क्या करेगा, अपना मतलब मस्त मजे करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर वो 4 साल खत्म होते ही फिर क्या है, वो गवर्नमेंट के बीच में आएगा या फिर जनता के बीच में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या एक समस्या है कि बार बार चुनाव होंगे तो उसको क्या लगेगा, मतलब 5 साल में या फिर 2-3 साल में तो वो एक्टिव रहेगा। मान लो सेंटर में चुनाव है तो स्टेट वाला भी एक्टिव रहेगा, और स्टेट में चुनाव तो सेंटर वाला एक्टिव रहेगा। ठीक है, 5 साल में दोनों का हो रहा है तो वो 4 साल तो क्या है, या तो हो सकता है वो लास्ट में पॉलिसी जैसे होता है ना, गवर्नमेंट जब सरकार जाने वाली होती है तो 6 महीने या फिर 1 साल जो आखिरी साल होता है उसमें बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाती है, तो वो 4 साल कहाँ चले गए थे। तो इस टाइप से क्या है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, अब आता है इस पर डेमोक्रेसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण को चुनौती। सबसे पहला तो यही है कि जो डेमोक्रेटिक आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको क्या है, चुनौती होगी। तो सबसे पहले अपने देखा लाभ देखे इसके, ठीक है, उसके बाद में चुनौतियां देख ली। अब देखते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक जो फाउंडेशन है, लोकतंत्र की जो भावना है उसको किस तरीके से प्रभावित करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को क्या चुनौती, यदि सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के साए में दब जाते हैं, इससे लोकतंत्र की विविधता प्रभावित हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले क्या बताओगे आप कि लोकतांत्रिक जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, उसके सामने क्या है, एक तरीके से है हर्डल है, चुनौती है। दूसरा, सरकारों की जवाबदेही पर प्रभाव, कैसे कि बार बार चुनाव होने से सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, लेकिन बार बार चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, मान लो एक साथ ही चुनाव होंगे, 5 साल में चुनाव होंगे, तो वो जवाबदेह में क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यदि चुनाव एक साथ होते हैं तो सरकारें पूरे 5 साल तक क्या है, जवाबदेही से क्या है, बच सकती हैं। संघीय संरचना जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, कटौती हो सकती है, जो आपकी जो संघीय भावना है वो क्या है, कमज़ोर हो सकती है। कैसे, राज्यों की स्वायत्ता में कटौती, क्योंकि आपके आर्टिकल 173 के 2 में आपको मान लो कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंडमेंट करना है, तो वो राज्यों से नहीं पूछ रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं वो क्या आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसको ब्रीच कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। जिससे सहकारी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, कि भाई आपके जो सेंटर और स्टेट है वो मिलके क्या करेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे, तो वो उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, की भावना को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। राजनीतिक स्थिरता वर्सेस लोकतांत्रिक गतिशीलता हालांकि एक साथ चुनाव स्थिरता ला सकते हैं, लेकिन वे लोकतंत्र की गतिशीलता को कम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को बार बार अपने विचार प्रकट करने के अवसर नहीं मिलता है। गतिशीलता क्या किसके माध्यम से, आपके डेमोक्रेटिक जो आपकी जो है ना जो है गतिशीलता है, लोकतंत्र गतिशीलता आपके टॉपिक भी है ये पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, पॉलिटी के अंदर, मेंस के अंदर। तो राजनीतिक गतिशीलता मतलब वो बार बार चुनाव वगैरह आपके जैसे इसमें पूरे जातिगत वो पूरे सेगमेंट्स वगैरह आते हैं। तो ये आपके जो आपके लोकतांत्रिक गतिशीलता है ना, ये आपके टॉपिक है पर्टिकुलर RS मेंस में, पॉलिटी के अंदर। तो वहाँ से भी सीधा क्वेश्चन यही बन सकता है आपके वन नेशन वन इलेक्शन, जाति की भूमिका पूछ सकता है आपके इलेक्शन के अंदर। जैसे आपके कोठारी साहब थे, उन्होंने बहुत सारी मतलब डेफिनेशंस वगैरह दी है कास्टिज्म को लेकर इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे अपन। अब आता है निष्कर्ष, एक राष्ट्र एक चुनाव एक आकर्षक लेकिन जटिल अवधारणा है। दिखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, कुछ चुनौतियां भी हैं। यह निश्चित रूप से प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। अगर अपन फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, प्रशासनिक और जो वित्तीय देखें, तो वो क्या है, हमारे लिए क्या है, फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इससे जुड़े संवैधानिक, संघीय और व्यवहारिक पहलुओं पर नज़रअंदाज भी उसको भी क्या है, नहीं किया जा सकता। देखो इतना बैलेंस लिखना है आपको, आपने निष्कर्ष इसी तरीके का 2-3 लाइन में होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए कि आपने वन नेशन वन इलेक्शन का बता दी कि भाई आकर्षक तो है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी जटिल है। कैसे कि इसमें क्या प्रशासनिक और वित्तीय फायदे तो हैं, क्या बताया मैंने कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इसके क्या है, गेन्स तो हैं, लेकिन इससे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें मुद्दे जुड़े हुए हैं, आपके फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा जुड़ा हुआ है, आपके डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है, आपके जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, व्यवहारिक जो पहलू हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर व्यापक संवाद, राजनीतिक सहमति और संभावित विकल्पों पर क्या होना चाहिए, विचार आवश्यक है। जैसे लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि यह जनता की निरंतर भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी है। इसलिए किसी भी बड़े जो है चुनावी सुधार को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हों, न कि कमजोर। देखो मान लो कुछ भी आप कर रहे हो, वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हो, तो इससे आपकी क्या है, जो डेमोक्रेसी की जो आपके रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो गहरी होनी चाहिए। क्या वो होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, न कि कमज़ोर। वो जड़ें कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन करवाओ आप, लेकिन वो क्या है, आपकी जड़ें उससे क्या है, गहरी होनी चाहिए, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके मैं याद आ रहा है मेरे को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे,
बार बार इलेक्शन हो रहा था। आपको पता है कि 1989 से लेके 1997-98 तक बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, कम से कम 6-7 आपके प्रधानमंत्री क्या चेंज हुए। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि बार बार इलेक्शन चुनाव जो है डेमोक्रेसी के लिए क्या है, मतलब उसकी आत्मा है, होना चाहिए, हृदय है, धड़कन है जो धड़कनी चाहिए चुनाव। लेकिन क्या है, हृदय भी इतनी तेज़ गति से नहीं धड़कना चाहिए जिससे क्या है जो है पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, पैरालाइज हो जाए। मतलब सीधा सा सिंपल सा उन्होंने बोला कि बार बार जो चुनाव हो रहे हैं ना, वो आपकी डेमोक्रेसी के लिए वो भी क्या है, खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की कहीं ना कहीं, मतलब वैसे उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो रूट्स वहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या है, पूरा टॉपिक भी मैंने कवर करवा दिया है इसमें, और आपका क्वेश्चन तो हो ही गया है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन तो आपके 10 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके ये बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में आर एस मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, आपने छोटे विषयों के लिए जो 6 छोटे सब्जेक्ट है ना, ठीक है, उनके लिए क्या है, ये कोर्स डिज़ाइन किया है हमने। जैसे इसमें मैंने मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो इकोनॉमिक्स वाला है वो मैंने अच्छे से करवाया है इसमें। ठीक है, आपके व्यवहार इसमें हो गया है, आपके लॉ हो गया है, खेल और योगा, और आपके जो है लेखांकन जो आपके अकाउंट्स है, ठीक है, और सोशोलॉजी है, ये सब इसमें क्या है करवा दिए गए हैं। केवल शायद लॉ वाला पोर्शन थोड़ा सा बचा है। बाकी इसमें जैसे एनसीईआरटी बेस्ड, आरबीएससी जो आपकी बोर्ड की, एनआईओएस, और जो आपकी महत्वपूर्ण जो है ना स्रोतों पर आधारित कॉन्सेप्ट पे क्या है पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। बहुत अच्छा कंटेंट है, मतलब मैंने भी देखा पर्सनली, बाकी सब्जेक्ट का भी देखा मैंने, तो अच्छा कंटेंट है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ़ीस नाम मात्र की रखी गई है। अब आते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन है अपना कि एफडीआई, ठीक है, और एफपीआई जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे आपके ये 2 नंबर या 5 नंबर में सीधा सीधा आपके क्या मैनेजमेंट में टॉपिक ही है। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या है, ये टॉपिक है सीधा सीधा, आप करंट में भी था इसीलिए बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा, और स्टैटिक पोर्शन में भी क्वेश्चन है ये तो बन सकता है वहाँ से। ठीक है, तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल, मैंने जैसे कंटेंट पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि एफडीआई मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे आपके मान लो शादी वगैरह होती है तो मामा जी या फिर रिश्तेदार कुछ होते हैं, वो लंबे समय के लिए आते हैं, मतलब 10-15 दिन, 5-7 दिन रुकते हैं, तो वो क्या हो गया, मतलब उसको वैसे लेना आप। ठीक है, तो ये क्या है, एफडीआई जो होता है लंबे समय के लिए रुकता है, कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह है, ठीक है, और कुछ मान लो अपना जो भी इनोवेशन या फिर जो भी आपका स्किल्स वगैरह वो भी क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। एफपीआई क्या होता है, और 10% से ज़्यादा इसमें क्या शेयरिंग किसी भी कंपनी में, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई जो है, या तो कोई कंपनी हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है, वो क्या करेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा किसी भारत की कंपनी में। ठीक है, फिर होता है पोर्टफोलियो, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो मतलब कि मतलब जो बहुत कम समय के लिए आएगा, शेयर मार्केट वगैरह, बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करेगा, 10% से कम जो है उसकी शेयरधारिता रहेगी किसी भी कंपनी या किसी भी, मतलब कोई भी कंपनी वगैरह के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एफआईआई बोलेंगे। ठीक है, ये अपने शादी वगैरह में कुछ भी होता है तो वो जो एक दिन के लिए आते हैं ना व्यक्ति, वो एफपीआई है। ठीक है, खाना खाने के लिए जो आते हैं, मतलब जो प्रॉफिट गेन करने के लिए केवल आते हैं, वो एफआईआई होता है। वैश्वीकरण के दौर में पूंजी प्रवाह किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि भाई जितने से ज़्यादा फॉरेन जो आपके रिजर्व्स हैं वो क्या है, एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से आते हैं। निवेश मुख्य रूप से 2 रूपों में आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अब इसमें देखो टू द पॉइंट पूछा है, सीधा अंतर पूछा है, तो 1-2 लाइन में आप सीधा सीधा बता दो कि भाई बेसिक क्या है आपका, इनफ्लो हो, ठीक है, मनी का, ठीक है, तो फॉरेन करेंसीज का, पूंजी प्रवाह का, कैपिटल का, तो वो क्या है, इसके माध्यम है कौन कौन से, एफडीआई और एफपीआई है। ठीक है, अब अंतर बता दो इसमें कि जैसे स्वरूप कैसे होता है, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म का निवेश होता है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, देखो ऐसे इंडेक्स बना के आप सीधा सीधा टू द पॉइंट 4-5, इसमें जैसे 5 नंबर में पूछा है ना क्वेश्चन ये, तो एटलीस्ट क्या करोगे आप, 5 पॉइंट तो इसमें क्या करोगे आप, लिखोगे। ठीक है, जैसे 1 पॉइंट में आधा नंबर भी देगा तो आपके 2.5-3 नंबर का क्या हो जाएगा, आराम से जुगाड़ हो जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या बता दिया आपने, दीर्घकालीन निवेश, जैसे आपने बता दिया स्वरूप, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है निवेश। ठीक है, एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा। अल्पकालिक निवेश होता है कि साल 6 महीने से या फिर 2 महीने 3 महीने में जैसे इनको प्रॉफिट हुआ तो फिर ये क्या अपना पैसा निकाल लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें 10% से क्या है कम कंपनी में या फिर जो है किसी में इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें क्या है 10% से ज़्यादा क्या होता है किसी कंपनी, कोई भी कंपनी या कोई व्यक्ति जो है भारत के अंदर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा क्या है, प्रबंधन नियंत्रण। तो आपको पता है एफडीआई 10% से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो मामा जी वही शादी वाला एग्जाम्पल याद रखना आप, ठीक है, वो रिलेट कर पाओगे अच्छे से, इसलिए मैं उसको बार बार बताता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मामा जी वगैरह आपके जो हैं बड़े जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा मैनेजमेंट भी संभालते हैं शादी वगैरह में, तो ये क्या करेंगे, कंपनी के संचालन की में भी क्या करेंगे, भागीदारी करेंगे। लेकिन दोस्त वगैरह आते हैं तो उनका कोई नियंत्रण नहीं, वो शादी में डांस वांस करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, खाना वाना खाएंगे, तो इस टाइप का क्या है, ये आपके एफपीआई है।
तीसरा जोखिम कि रिस्क क्या, तो रिस्क किस में ज़्यादा होगा, कम जोखिम होगा, क्योंकि लंबे समय के लिए होता है, स्थायी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अधिक जोखिम होता है, बाजार में अस्थिरता से क्या होता है, प्रभावित होता है। हालांकि जोखिम ज़्यादा होता है तो जोखिम ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा तो गेन भी ज़्यादा हो सकता है, उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कम जोखिम होगा क्योंकि स्टेबल होता है मार्केट वगैरह। नियमन सरकार और आरबीआई द्वारा नियंत्रित। जैसे एफडीआई आती है तो आपको पता है एफडीआई की दो रूट्स हैं आपके, जैसे मुंबई रूट है एक तो, ठीक है, सीधा आपके आरबीआई से आपका ऑटोमेटिक रूट है। एक आपके गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है जिसमें क्या होता है कि जैसे दिल्ली रूट भी बोलते हैं उसको। और एक अभी जैसे रिसेंटली 2020 में कोविड के टाइम पे क्या किया गया कि जैसे आपके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जिनको जो लैंड बॉर्डर टच करती हैं अपने से, वहाँ से अगर कोई भी एफडीआई आएगा तो वो आपकी जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये कोविड में 2020 में जोड़ा गया था। और इनको जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि एफपीआई जो है ये कहाँ पे करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट, आपके शेयर मार्केट में, ठीक है, बॉन्ड मार्केट में, ठीक है। तो इन पे रेगुलेशन कौन करता है, आपके जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, सेबी, वो क्या करता है, वो इन पे रेगुलेशन करता है। और इस पे आरबीआई और गवर्नमेंट इस पे रेगुलेशन करती है, जो नियमन है। फिर आता है इम्पैक्ट, प्रभाव, औद्योगिकरण, ठीक है, इससे बढ़ेगा, तकनीकी प्रगति बढ़ेगी और रोजगार वृद्धि होगी। अगर एफडीआई ज़्यादा आता है अपने भारत के अंदर कंपनीज के अंदर तो इससे क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। दूसरा आपके आपके जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ है, तकनीकी प्रगति है, वो ज़्यादा होगी और आपके जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा, एफपीआई में शेयर बाजार की तरलता बढ़ाता है, लेकिन अस्थिरता जो है वो ला सकता है, अस्थिरता अनस्टेबिलिटी भी ला सकता है। क्योंकि मान लो इसमें बहुत ज़्यादा शेयर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, मतलब एफपीआई एकदम से इन्फ्लो हो जाता है ना, तो फिर शेयर मार्केट डाउन और अप डाउन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में क्या इनस्टेबिलिटी लाता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे सेम हुआ कि जैसे उनको लगा कि भाई अब भारत में क्या है, कंपनियों का क्या है, शेयर वैल्यूज गिर रही है, तो वो क्या है धड़ाम से भाग गए और शेयर मार्केट गिर गया। इसी टाइम पे जैसे आपके अभी चुनाव हो रहे थे 2024 में, तो जब इलेक्शन हो रहे थे भारत में, तो वहाँ पे भी शेयर की वैल्यूज़ बढ़ा गई और शेयर मार्केट क्या है बूम हो गया एकदम से। तो वो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी क्या होती है, इसमें ज़्यादा होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए गूगल का, जैसे रिलायंस जियो में क्या करना, निवेश करना। जैसे गूगल कंपनी है बाहर की, अमेरिका की, वो भारत में है कि जियो में निवेश कर रही है, ठीक है। अब इसमें विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर खरीद बेचना, ठीक है, जो विदेशी जो आपके इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे, एफआईआई जो है वो भारत की किसी कंपनी में जो क्या करेंगे, शेयर मार्केट में क्या करेंगे, शेयरों का खरीद और बिक्री करेंगे। तो ये क्या हो गए, इसमें मुख्य अंतर हो गए। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। बाकी देखो लास्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आए ना या 2 नंबर का है, तो 1-2 लाइन में आप निष्कर्ष भी ले सकते हो। जैसे एफडीआई किसी देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और स्थिरता को क्या बढ़ावा देता है, जबकि एफआई से जो एफपीआई है शेयर बाजार की गति और तरलता को प्रभावित करता है, लेकिन अस्थिरता भी ला सकता है। भारत की नीति एफडीआई को प्राथमिकता देकर स्थायी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने की है। भारत की जो नीति है वो एफपीआई के बजाय किस पे है, आपके एफडीआई पे है, कि एफडीआई पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, जिसमें कंपनियों में क्या है और ज़्यादा इनफ्लो वगैरह हो मार्केट में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें कि हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोलियम उद्योग पर विंडफॉल टैक्स, कौन सा टैक्स, देखो कईयों को तो हवा ही नहीं लगी कि क्या पूछ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, ठीक है। 2021-22 में जोड़ा गया था आपके जब कोविड के बाद में, ठीक है, कोविड के टाइम पे, और इसको भी हटा दिया गया है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, इसे हटाने के पीछे क्या कारण है, जैसे आपके पीआईबी में भी सीधा सीधा दे रखा था, ये हिंदू ने भी इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो इस तरीके जो आप बोलते हैं ना कि सर कहाँ से क्वेश्चन आ गए, वो ऐसे क्वेश्चन है यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन, इनको ध्यान रखना। मान लो आपसे कुछ भी इससे रिलेटेड, मान लो पेट्रोलियम से रिलेटेड या फिर आपके जो है इकोनॉमी में जो करंट इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए कुछ टैक्स वैक्स से, तो आप इसका भी क्या जिक्र कर सकते हो वहाँ पे, अगर मान लो सीधा नहीं पूछता है तो। हालांकि चांस है कि सीधा सीधा आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो विंडफॉल टैक्स मैंने बताया कि मान लो सिंपल समझना, एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि मान लो आपकी क्या हो, लॉटरी लग गई, ठीक है, आपके दोस्त की लॉटरी लग गई, ठीक है। लॉटरी लग गई तो उसने कोई मेहनत की थी क्या लॉटरी के लिए, नहीं, उसने कुछ पैसे मतलब जो भी थोड़ा बहुत खर्चा किया और उससे उसको क्या है 5 रुपये में उसको 5 लाख मिल गए। तो कहीं ना कहीं उसने भाई मेहनत तो नहीं की, बिना मेहनत के उसको क्या हो गया, पैसा मिल गया। तो उस पैसे को फिर गवर्नमेंट उसको पूरा तो नहीं दे देगी। तो गवर्नमेंट बोले कि बेटा तुम्हारे 5 लाख तुम्हें मिल गए, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगाई, ऐसी सिचुएशन थी जिससे तुम लॉटरी जीत गए, तो इसका हमें कितना 20-30% हमें इसका क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो वही क्या होता है, विंडफॉल टैक्स होता है। सेम ऐसा क्या हुआ कोविड के टाइम पे, ठीक है, या फिर ये जो आपके जो ओपेक कंट्रीज है इन्होंने क्या प्रोडक्शन वगैरह वो क्या मशीनें वगैरह बंद नहीं कर सकते और साधन कुछ चल नहीं रहे थे, तो पेट्रोलियम रिजर्व्स होता, तो उन कंपनियों को क्या गेन हो गया या फिर पेट्रोल की क्या कीमतें बढ़ गई।
तो इससे क्या हुआ, उनका जो मान लो उन्होंने 3 रुपये में खरीदा था पेट्रोल 1 लीटर, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और वो क्या है 3 रुपये में खरीदा था तो 4 रुपये 5 रुपये में बेचते थे, लेकिन अभी वो क्या है 10 रुपये में बेच रहे हैं मान लो। तो गवर्नमेंट बोलेगी देखो हमारी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, तो इसका कुछ परसेंट आप क्या करोगे, सरकार को टैक्स के रूप में दोगे। तो उसी को क्या बोला है, विंडफॉल टैक्स बोला है। देखो सिंपल, यह एक विशेष कर है जो सरकार और कंपनियों पर लगाती है जिन्हें अप्रत्याशित कारण, मतलब कोई पर्टिकुलर कारण नहीं, कोई मतलब अकस्मात किसी कारण से तेल की वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि होने से असाधारण क्या हो गया, लाभ हो गया, तो इस वजह से उनको क्या, उनके ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो उसको क्या बोलेंगे, विंडफॉल टैक्स बोलेंगे। अब देखो विंडफॉल टैक्स लगाने से क्या होगा कि विदेशी जो आपकी जो विंडफॉल टैक्स लगाने से मान लो कोई पेट्रोकेमिकल कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें क्या एफडीआई वगैरह क्या होगा, इनफ्लो कम होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या अभी रिसेंटली हटा दी कि भाई हमने जो कमाना था आपसे कमा लिया है, ठीक है, और उसको पैसे के लिए बोला था कि इस पैसे को हम क्या करेंगे, समाज कल्याण की जो योजना है उनमें लगाएंगे। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्यों उठा लिया, तो ये सीधा सीधा कारण क्या है, तो कारण है कच्चे तेल की कीमतों में क्या हो गई, स्थिरता हो गई, वो इतनी इनफ्लो जो है नहीं हो रहा है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे अप्रत्याशित लाभ की स्थिति क्या है, नहीं रही है। जो पहले मान लो 3 रुपये से 10 रुपये था ना सीधा, तो ये अप्रत्याशित 7 रुपये जो बच रहे थे, तो इतना नहीं रहा है। अब 3 से कितना हो गया, 7 हो गया है, तो इतना ज़्यादा अब क्या है, फ्लक्चुएशंस नहीं है प्राइसेज में, जो ऑयल प्राइसेज हैं, ठीक है। तो पहला रीजन तो क्या बता दें कि कच्चे तेल जो आपके जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में क्या हो गई, स्थिरता आ गई। दूसरा, ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा, जैसे टैक्स हटाने से भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में क्या है, प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी। भाई उन पे टैक्स हटा दोगे तो और क्या करेंगे, वो जो इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं एनर्जी से रिलेटेड, उनमें क्या अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे। फिर निवेश आकर्षक, विदेशी और घरेलू निवेशकों को राहत मिलेगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को क्या मिलेगा। अब विंडफॉल टैक्स था तो कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में काम कर रहा था कि भाई गवर्नमेंट 5-7% या 10% आपसे क्या है टैक्स के नाम पे वो पैसा ले रही थी, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, आपकी जो है इन्वेस्टमेंट क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा अगर इसको हटाते हैं तो। सरकार का राजस्व जो मैनेजमेंट है, टैक्स हटाने से उद्योग को राहत दी गई, क्योंकि अब सरकार को इसकी आवश्यकता कम महसूस हुई, तो इसलिए उसने क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है। विंडफॉल टैक्स अस्थायी उपाय होता है जो असाधारण लाभ की स्थिति में लगाया जाता है। मैंने बताया कि भाई असाधारण स्थितियाँ, मैंने बताया कि भाई आपने लॉटरी जीत ली, मैंने एग्जाम्पल बताया वो आपको, ठीक है, कि आपने क्या मेहनत नहीं की उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको वो मिल गया बिना मेहनत के, तो उस पर गवर्नमेंट आपको क्या है, टैक्स ले लेती है। तो वही क्या होता है, आपका विंडफॉल टैक्स होता है। भारत में इसका हटाया जाना उद्योग के दीर्घकालीन विकास, निर्यात वृद्धि और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में क्या है, एक सकारात्मक कदम है। भाई विंडफॉल टैक्स आपने हटा दिया कंपनियों पे जो इम्पोज कर रखा था, तो इससे क्या होगा, उनको क्या, कंपनियों को फायदा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा, निर्यात जो आपका एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपका विंडफॉल टैक्स हो गया। अब आता है ट्रीटी शॉपिंग से आप क्या समझते हैं, ये भी सीधा सीधा पूछ सकता है, न्यूज़ में रहा है आपके दिसंबर या जनवरी में, ये क्या है, करंट में रहा है। ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है, ट्रीटी शॉपिंग सिंपल बता आपको, डट्टा वगैरह आपने टैक्स इवेजन बचाने के लिए क्या करती है, कब, देखो सिंपल समझना है इसको मान लो ए और ये बी देश हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या है, डट्टा साइन कर रखा है, ठीक है। डट्टा सिंपल का मतलब ये है डट्टे का कि मान लो मैं अमेरिका के अंदर क्या कर रहा हूँ, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी 50,000 मेरी क्या है, सैलरी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डट्टा के अंदर मान लो अमेरिका और भारत ने क्या डट्टा साइन कर रखा है, तो ये 50,000 मेरी सैलरी है। अब 50,000 सैलरी में अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अमेरिका भी मेरे से टैक्स ले और भारत भी मेरे से क्या है, पर्सनल इनकम के तौर पे टैक्स ले ले। अगर दोनों ने टैक्स ले लिया मान लो 15-15% भी, तो फिर मेरे मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं बचा। तो ये डट्टा साइन कर लेते हैं दोनों देश कि ठीक है भाई इसमें क्या है, या तो तुम ले लो या तुम ले लो, ऐसे कुछ करके इनका चलता है, उसके अंदर नहीं जाना अपने को, ठीक है। तो ये डट्टा साइन करी की हुई कंपनी होती है ना, तो मान लो इनका क्या है, जैसे मतलब इन्होंने बोल दिया कि भाई अमेरिका में कोई व्यक्ति भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में पैसे कमा रहा है, तो उस पर क्या है, भारत सरकार टैक्स लेगी, हम नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, डट्टा साइन करते हो तब। अब इसका फ़ायदा मान लो हमने क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या है, कोई समझौता नहीं कर रखा है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ मान लो डट्टा साइन नहीं कर रखा है, किसी और देश के साथ मान लो, तो अब पाकिस्तान के लोग क्या करेंगे, अमेरिका से जाके भारतीय मतलब यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से किसी इन्वेस्टर को पकड़ेंगे, वो किसी कंपनी को पकड़ेंगे, ठीक है, और उसमें इन्वेस्ट करके फिर वो बोलेंगे कि आप भारत में क्या करो, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो, जिससे आपका क्या है, जो डबल टैक्सेशन है ना आपका जो है, वो आपका नहीं लगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने अपन ने क्या है, डट्टा अपन ने साइन नहीं कर रखा, तो इससे क्या है, वो टैक्स बचाएंगे एक तरीके से। या फिर मान लो जैसे डट्टा आपको देखा होगा कि जैसे आपने देखा मॉरिशस से अपने सबसे ज़्यादा, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा क्या होता है, एफडीआई आता है, तो उसका रीज़न क्या है
क्योंकि अपन ने मॉरिशस के साथ क्या है डट्टा साइन कर रखा है, ठीक है। और जो कई सेल कंपनियां यहाँ पे मॉरिशस में बना लेते हैं और वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि जो डबल टैक्सेशन है उससे बचने के लिए। तो एग्जांपल से समझ में आ गया ना आपको कि दो जगह टैक्स नहीं लगे, इसलिए अपन डट्टा साइन कर लेते हैं और उसका फायदे क्या है, जो कंपनियां गलत फायदा उठाती हैं और टैक्स एवेजन करती हैं इस तरीके से। तो ये आपसे सीधे सीधे आपके ट्रीटी शॉपिंग उसी को बोलते हैं कि तीसरा देश आके क्या है उसका रूल एंड रेगुलेशन का फायदा उठाए। जैसे ट्रेडी शॉपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे देश में इकाई मतलब सेल कंपनी स्थापित करता है जिसके साथ लाभकारी द्विपक्षीय कर संधि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस डट्टा होती है। जब मैंने बताया कि ए और बी है, ठीक है, इन दोनों ने डट्टा साइन कर रखा है, तो कोई सी देश है वो आके इसमें क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे किसी कंपनी में, और फिर ये इससे करेगा, फिर डट्टा का जो है इसको बचा लेगा, ठीक है, पैसा बचा लेगा ताकि कर बचत की जा सके, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि भारत और मॉरिशस के बीच एक कर संधि है, ठीक है, उदाहरण जैसे लिख दिया मैंने, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, तो विदेशी निवेशक मॉरिशस में एक कंपनी बनाकर भारत में निवेश करेगा। मान लो आपने अमेरिका के साथ या फ्रांस के साथ मान लो डट्टा साइन नहीं कर रखा, तो फ्रांस का व्यक्ति कहाँ जाएगा, आपके मॉरिशस जाएगा, मॉरिशस में क्या करेगा, सेल कंपनी बनाएगा और वहाँ से भारत में क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा ताकि उसे क्या कम कर देना पड़े। यह कर नियोजन टैक्स जो है प्लानिंग का एक क्या आक्रामक रूप है, जिसे कई बार कर चोरी टैक्स इवेजन की सीमा तक भी क्या है देखा जाता है। कई देश अब तक जो जनरल एंटी जो अवॉइडेंस रूल्स है ना, जैसे नीतियों के माध्यम से इसे रोकने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे भारत भी कर रहा है। जैसे भारत ने जो है मॉरिशस और सिंगापुर के साथ कर संधियों में संशोधन कर ट्रीटी शॉपिंग पर अंकुश लगाने के लिए उपाय किए हैं कि भाई आपका जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से, आप जो मान लो मॉरिशस में पैसा आ रहा है, कोई मॉरिशस की कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका देखते हैं अच्छे से, वो है उसका जो है रूल्स है, उसकी कंपनी का जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह देखते हैं कि भाई कैसे है, इसका पैसा कहाँ पे, इसके जो इन्वेस्टर है वो कौन है, ठीक है। तो आपने गार जो थे ना आपके जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, उनके माध्यम से क्या है ट्रेटी शॉपिंग को क्या है एक तरीके से बैन कर दिया है भारत में। ट्रेटी शॉपिंग से सरकारों को राजस्व हानि होती है, इसलिए वैश्विक कर नीतियों में इस पर नियंत्रण के प्रयास लगातार जारी हैं। तो सिंपल आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेगा ट्रेटी शॉपिंग, ठीक है, या फिर मान लो आपसे मैं कह रहा हूँ ट्रेटी शॉपिंग शब्द ही एक ऐसा है, तो आप मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया आपसे इससे रिलेटेड एफडीआई वगैरह से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे ट्रेटी शॉपिंग शब्द भी आप मेंशन करोगे तो बहुत मतलब प्रभावी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आपने क्या बताया ट्रेटी शॉपिंग से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बताया कि इन डट्टा के रेगुलेशन का कोई तीसरा देश आके क्या करे फायदा उठाए, तो उसी के क्या बोलते हैं अपन ट्रेटी शॉपिंग बोलते हैं। चले नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके ओकस, ठीक है, ओकस आपके इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस है, तीन देशों का क्या है एक संगठन है। जैसे मैंने बताया था कि क्वाड का जो है आपके 2021 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा, तो इस बार चांस है कि आपके 2025 में यहाँ से सीधा सीधा मेंस में ओकस से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। मैंने कंटेंट में अच्छे से आपके ऐप के ऊपर ये करवाया है, ओकस ओकस आपके क्वाड मैंने अच्छे से करवाया, भारत इंडोनेशिया संबंध, भारत यूरोपियन संबंध, भारत फ्रांस संबंध, ठीक है, वो आईआर वाले जो जितने भी टॉपिक है वो मैंने अच्छे से करवाए हैं, उसमें ओकस है। ओकस को मैंने अच्छे से वहाँ पे कंटेंट अच्छे से उपलब्ध करवाया है ऐप के अंदर, आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे से उसको ओकस को अच्छे से डिटेल में करवाया है। पर बेसिकली मैं बता देता हूँ ओकस क्यों बना था, ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट में। देखो सिंपल है कि आपको पता है कि फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया की एक डील हुई, ठीक है, जिसमें क्या हुआ डील में कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को ऑर्डर दिया, और अभी तक की शायद सबसे बड़ी डील थी वो 2016 के आसपास डिफेंस डील, जिसमें क्या हुआ कि डीजल आधारित जो आपके सबमरीन है पनडुब्बी हैं वो फ्रांस देगा किसको, ऑस्ट्रेलिया को बना के देगा, ठीक है, उसके बदले में कुछ क्या लेगा, पैसे लेगा। वो सबसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी डील हुई आज तक की वो डिफेंस डील, ठीक है। ये पता अमेरिका और आपके यूके को लग गया, यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है, कि भाई डीजल आधारित सबमरीन, ये तो क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप अभी डीजल आधारित सबमरीन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया यूके ने और आपके यूएसए ने, अमेरिका ने, उन्होंने वो संधि 2021 के आसपास क्या है तोड़ दी, तुड़वा दी मतलब ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ने कहा कि भाई मैं तुम्हें क्या दूंगा, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन दूंगा, क्योंकि तुम्हें चाइना को काउंटर करना है वहाँ पे इंडो पैसिफिक के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप डीजल आधारित पनडुब्बी से तो नहीं कर सकते, तो इसलिए बोला हाई टेक्नोलॉजी की फ्रांस के साथ आप डील कर रहे हो वो रद्द करो, ठीक है। तो इसलिए क्या है फ्रांस और आपके एक दूसरे इसके ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते भी बहुत भयंकर बिगड़ गए थे, एक दूसरे के राजदूतों को वापस बुला लिया था, पहली बार ही हुआ था ऐसा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और आपके अमेरिका और आपके यूके
इंग्लैंड, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक ओकस ग्रुप भी बना लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य तो क्या था, आपके जो परमाणु बेस्ड वाली जो पनडुब्बी क्या है देना था, साथ साथ में इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, इन सब में ये तो क्या है सब्सिडरी पॉइंट बताए इन्होंने। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था कि हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर आपको क्या है क्या देंगे, न्यूक्लियर सबमरीन देंगे, जिनसे आप क्या करो इंडो पैसिफिक में जो सिक्योरिटी क्या है उसको क्या है बनाए रख सको। तो ये क्या था ओकस, इसी का मतलब इसी के उद्देश्य से बना था 2021 में, ठीक है। ओकस एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है, जिसे सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझना, ओकस समझौते की पृष्ठभूमि सबसे पहले क्या बताना है कि बैकग्राउंड क्या था उसका, ठीक है। ओकस बता दो आप सबसे पहले, ओकस क्या था, कौन कौन से देश शामिल थे इसमें और कौन कौन कब ये शुरुआत हुआ इसका, ठीक है। इसके उद्देश्य बताने हैं और वैश्विक भू राजनीति पर, किस पे, जो ग्लोबल आपकी जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर इसका इम्पैक्ट का विश्लेषण कीजिए कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे क्वाड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स से क्या मतलब है कि आपके किस पे, क्वाड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चीन पे क्या पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पे क्या पड़ेगा, या पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आसियान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे उन प्रभावों को यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ओकस के बारे में बताना है, तो बता दो ओकस ये क्या है, त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है, सिक्योरिटी क्या है, यूनियन है एक तरीके से, ठीक है। जिसे 2021 में आपके ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्या किया था, स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, आपके इंडो पैसिफिक मतलब आपके हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इधर आपके वेस्ट में जाओगे तो वो क्या है हिंद महासागर वाला, और उधर नॉर्थ और जो वेस्ट में जाओगे तो ईस्ट में जाओगे तो आपके प्रशांत महासागर है। स्थिरता को बढ़ाना है, यह विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया का परमाणु संचालित पनडुब्बी तकनीक प्रदान करने से जुड़ा है। मैंने क्या बताया कि सब मेनली किस चीज़ को लेकर था ये, कि आपको क्या है ऑस्ट्रेलिया को क्या करेंगे हम, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन देंगे, ये अमेरिका ने बोला, ठीक है, जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। कि जो आपको पावर जो है ना संतुलन, शक्ति संतुलन है, कि आपके मान लो चाइना के पास तो आपके पास क्या है, उनके पास तो रशिया के पास तो क्या है कि उनके पास तो कौन सी है, न्यूक्लियर आपकी पनडुब्बीज है, लेकिन वहाँ पे आप डीजल आधारित पनडुब्बी की बजाय क्या करो, न्यूक्लियर बेस्ड क्या करो आप सबमरीन का यूज करो, जिससे क्या शक्ति संतुलन बना रहे। ओकस की पृष्ठभूमि और आवश्यकता, ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं चीन का बढ़ता प्रभाव। अमेरिका क्यों इंटरफेयर करा है यहाँ पे, क्योंकि चीन क्या इंडो पैसिफिक में आपके साउथ चाइना सी वगैरह में क्या करेगा, आसियान देशों के आसपास क्या है उसका डोमिनेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये और विस्तारवादी नीतियों के कारण क्षेत्रीय शक्तियों को संतुलित करने की क्या आवश्यकता बढ़ी है, इसलिए ओकस की क्या है आवश्यकता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता में वृद्धि, ओकस के तहत ऑस्ट्रेलिया के परमाणु संचालित जो है पनडुब्बियां मिलेगी, जिससे इसकी नौसैनिक क्षमताएं क्या होंगी, जो आपकी जो नेवल आपकी जो पावर है ऑस्ट्रेलिया की, वो पहले भी मतलब मजबूत है काफ़ी, लेकिन और ज़्यादा क्या होगी, इनरीच होगी। क्यों, क्योंकि उनके पास जो आपकी न्यूक्लियर बेस्ड क्या है सबमरीन्स आ जाएंगी, ठीक है। तीसरा, अमेरिका रणनीतिक हित, अमेरिका की पायोट टू एशिया, पायोट टू एशिया आपको पता होगा 2007 से लेकर आपके जो ओबामा थे ना उस टाइम पे कि भाई आपको रीबैलेंस करो एशिया को, ठीक है, एशिया को क्या करो रीबैलेंस करने की पावर थी, इसको पायोट टू एशिया पॉलिसी बोलते थे, बराक ओबामा के टाइम में आई थी 2007 के आसपास, ठीक है। नीति के तहत यह गठबंधन चीन को रोकने और इंडो पैसिफिक में अमेरिका प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बनाया गया। रीबैलेंस एशिया मतलब इसका मेन ही है पायोट टू एशिया, मतलब रीबैलेंस करो उस जो आपकी जो डिसबैलेंस हो रही है ना पावर्स एशिया की खासकर, तो उसको क्या करना है, रीबैलेंस करना है, वापस बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसके लिए पायोट टू एशिया आपके बराक ओबामा के टाइम में 2007 से या 17 तक या 2015 12-13 तक ये चली थी, ठीक है। फिर आता है क्वाड से अलग रणनीतिक साझेदारी, ओकस रक्षा तकनीक पर केंद्रित है, जबकि क्वाड का दायरा क्या है, व्यापक आर्थिक और कूटनीतिक है। अब देखो मेनली ओकस का क्या बताया अपन ने कि ये तकनीक आप ट्रांसफर कर रहे हो क्या, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन वगैरह, ठीक है। इंडो पैसिफिक को क्या काउंटर, चाइना की जो पावर्स है जो अनबैलेंस है उसको क्या कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, या फिर जो पायोट टू एशिया पॉलिसी है उसके साथ जो इंडो पैसिफिक में चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है उसको क्या कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हो। तो ये क्या होगी, इसकी आवश्यकता होगी, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको पता है, पहला उद्देश्य कि परमाणु पनडुब्बी क्या है स्थानांतरण करना, ठीक है, नाभिकीय हथियार नहीं बल्कि परमाणु संचालित पनडुब्बियां, कि भाई न्यूक्लियर अपन वारहेड्स नहीं दे रहे उनको, लेकिन क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन अपन क्या है अमेरिका क्या है यूएस इसको उपलब्ध करवा रहा है, ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। दूसरा, एआई, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक मिसाइलों पर जो है सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित करना, क्योंकि चाइना के पास क्या है इन सब में क्या है, चाइना बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है, तो इंडो पैसिफिक में क्या है ये सब चीज़ें क्या है काउंटर करे ऑस्ट्रेलिया, तो इसके लिए ओकस का निर्माण इसका इस उद्देश्य से क्या है। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या याद रखना आपको कि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर क्या है सबमरीन देने से है, ठीक है, और दूसरा आपके एआई वगैरह से रिलेटेड है। अब आता है
वैश्विक भू राजनीतिक प्रभाव कि भाई जियो पॉलिटिक्स, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तनाव। आपको पता है कि चीन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन मार्केट है। ठीक है, कि जब डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है यहाँ पे चाइना इसको देता है। जैसे क्वाड में क्या है 2007 के आसपास, 2004 7 में या 4 के आसपास सुनामी के बाद भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो चाहते थे कि क्वाड में आ जाओ, शामिल हो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या है 2007-8 में वापस इससे हट गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाइना की वजह से ही उसमें हटा था, तो चाइना इसके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं पहले। ठीक है, चीन ने ओकस को एक उकसाने वाला कदम बताया, तो चीन ने बोला है कि जो ओकस आप बना रहे हो ये गठबंधन, तो कहीं ना कहीं चाइना को क्या कर रहे हो, एग्रेसिव आप मोड में ला रहे हो, क्योंकि पहले आपने क्वाड बनाया और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, उसमें ओकस क्या है गठबंधन बना रहे हो। फ्रांस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया विवाद, फ्रांस से ने ऑस्ट्रेलिया से पारंपरिक पनडुब्बी अनुबंध खो दिया, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ा। आपको पता है कि बहुत मतलब आपके जो मैक्रोन उस टाइम पे शायद वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह थे। ठीक है तो कहीं ना कहीं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो तीनों के अंदर जो बायलैटरल रिलेशंस थे वो कहीं ना कहीं क्या हुए, उनमें भी क्या है कमी आई। ठीक है, और मतलब एक तरीके से दुश्मन बन गए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, वो जो डील थी वो ऑस्ट्रेलिया ने रद्द की अमेरिका के कहने पे। क्वाड और आसियान पर प्रभाव, कुछ देश इसे शक्ति संतुलन के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन आसियान इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्या मानता है, खतरा मान सकता है, मान नहीं रहा है हालांकि, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो आपके आसियान कंट्रीज है कहीं ना कहीं क्या है अमेरिका से क्या है प्रभावित है। ठीक है, लेकिन आगे भविष्य में कुछ नहीं कह सकते कि जियो पॉलिटिक्स ऐसा ही होता है। ठीक है, कल आज आपका दोस्त दोस्त नहीं रहे और कल दुश्मन आपका दोस्त बन जाए। ठीक है, क्योंकि राजनीति में ये सब होता है। हथियारों की होड़, परमाणु संचालित पनडुब्बियों की दौड़ से सैन्यकरण बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है ये, मान लो आप इंडो पैसिफिक रीजन में न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन का जो है कहीं ना कहीं वार रेड्स का जो वार है, युद्ध जो है, सैन्यकरण का जो होड़ है उसको क्या कर सकता है और ज़्यादा बढ़ा सकता है। हालांकि पहले इंडो पैसिफिक में आप देखोगे नॉर्थ कोरिया वगैरह है। ठीक है, जापान के साथ भी अभी अमेरिका ने कहीं ना कहीं जो आपकी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी नाटो के तहत कि हम क्या करेंगे आपकी सिक्योरिटी का हम जिम्मा लेते हैं, तो ट्रंप ने अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले उसको भी कहीं ना कहीं बोल दिया कि भाई ये क्या है अनबैलेंस्ड ट्रीटी है। ठीक है, कि बोलता है ना अमेरिका कि भाई जापान पे हमला, अमेरिका पे हमला समझा जाएगा। तो अभी ट्रंप का मैं कहीं वीडियो वगैरह सुन रहा था, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भाई नहीं नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसको दोबारा रीचेक करने की ज़रूरत है इस ट्रीटी को। ठीक है, अब देखते हैं ओकस एक महत्वपूर्ण सुरक्षा गठबंधन है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। हालांकि चीन की आक्रामक प्रतिक्रिया, हथियारों की होड़ और क्षेत्रीय देशों की चिंताओं को देखते हुए इससे जुड़ी कूटनीतिक चुनौतियों को संतुलित करना आवश्यक है। तो मैंने क्या बताया कि आपके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है क्वाड से, तो ओकस से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है 10 नंबर में, 2 नंबर में, 2 नंबर में तो नहीं बनेगा, लेकिन 5 नंबर और 10 नंबर में आपके सीधा सीधा क्वेश्चन ओकस से बन सकता है, याद रखना। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स को किस प्रभावित कर रहा है, इसका मोटिव क्या है, मैंने वो मोटिव 2 बताए। एआई से रिलेटेड आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आपके क्वांटम कंप्यूटिंग है, हाइपरसोनिक मिसाइलें वगैरह से रिलेटेड है। पहला आपने बता दिया कि भाई जो न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन है वो अमेरिका किसको देगा, ऑस्ट्रेलिया को देगा। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा पूरी। ठीक है, तो ये क्या उसका मुख्य उद्देश्य है, जियो पॉलिटिक्स को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। इसके पहले अपन ने देखा कि भाई ओकस की पृष्ठभूमि और इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि चाइना को काउंटर करना है, ऑस्ट्रेलिया को क्या है इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाना है, पायोड जो पॉलिसी है, ठीक है, एशिया पायोड जो पॉलिसी है कि मतलब एशिया की जो पावर है उसको क्या है रीबैलेंस करना, ये अमेरिका की पॉलिसी रही है 2007-8 से, ओबामा के टाइम से, तो उसको क्या है रीबैलेंस करना। तो ये क्या है ओकस है, ओकस से आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने यहाँ कंटेंट प्लस क्वेश्चन हो सकता है, मैंने थोड़ा सा लंबा समय ले लिया हो। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे भी बन सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या है ये कोर्स में जो है ना डिज़ाइन इसी तरीके से किया है। आरएस मेंस जो है पूरा कोर्स जो है मैंने बताया कि हमने दिसंबर इसमें करवा दिया है, जनवरी मैं कह रहा हूँ इस निश्चिंत हो जाना आप। ठीक है, जहाँ से सिलेबस से लिंक हो रहा है ना उसको हम लिंक करते हुए क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको स्टैटिक पोर्शन है और स्टैटिक पोर्शन प्लस आपके करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे ओकस आपके क्या है स्टैटिक हो गया 2021 का है, लेकिन करंट में क्या चल रहा है कि इंडो पैसिफिक में किस तरीके से वो मतलब अपनी जो सहभागिता है वो किस तरीके से बढ़ा रहा है, इंडो पैसिफिक जो आपकी जो है पॉलिटिक्स है उसको, जियो पॉलिटिक्स है उसको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, तो वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने इसमें एड ऑन किया है। तो दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी कल तक डल जाएगा इसमें। ठीक है, मिनिमम हमने फीस रखी है, देखो कोई भी संस्था काम करती है, और कम से कम भी 157 या 58 बच्चे अभी तक जो देखे थे मैंने, 157-58 बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है, छोटी सी शुरुआत थी लेकिन इसका जो वो आ रहा है
मतलब रिव्यू आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है मतलब। ठीक है, आप इसको ज्वाइन करिए, ये स्टेट आर एस अकेडमी का जो है आप चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। करंट अफेयर चैंपियनशिप के नाम से है, बहुत अच्छा कंटेंट है और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करने की, कि जैसे हमें किस तरीके से आंसर वगैरह फ्रेमिंग हो, जैसे एक क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर का किस तरीके से बन सकता है, वहाँ से क्वेश्चन वगैरह। इकोनॉमिक सर्वे में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो भी हम इसमें ऐड ऑन वगैरह कर देंगे, जैसे अभी इंडिया का बजट वगैरह है ना, उसको भी ऐड कर देंगे फरवरी वाले में। इसी तरीके से आपके आर एस मेंस के लिए छोटे जो सबसे महत्वपूर्ण छोटे सब्जेक्ट हैं 6, उनके लिए भी बलराम सर करवा रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपके लॉ अभी होना बाकी है, थोड़ा सा बचा है, बाकी मैनेजमेंट मैंने करवा दिया है, बिहेवियर हो गया, आपके सोशियोलॉजी हो गई, आपके जो स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया, और अकाउंट हो गया। ठीक है, अकाउंट्स हो गया। तो ऐसे क्या है, ये सब बेस इस पे बेस है, और 2500 रुपये इसकी फीस है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी बहुत अच्छा क्या है रिव्यू वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोर्स देख लेना आप, मतलब करंट अफेयर्स का मतलब बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाना इसको लेकर। ठीक है, हमने अच्छे से इसमें जो आपके PYQs हैं, यूपीएससी में जैसे आपके क्वाड का यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नीति आयोग से जैसे 10 वर्ष हो गए, इस बार पूछ सकता है। जैसे आपकी फसल बीमा योजना का ऐसा कुछ वर्ष वगैरह हुए थे, पिछली बार पूछ लिया था 2023 में मेंस में। तो इस तरीके से आपको कैसे इंटरलिंक करके PYQ देख के, और मैं ये मानता हूँ कि जो तैयारी कर रहा है ना बंदा, वो अच्छे से करवा सकता है। कोई टीचर मान लो 20-25 साल एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूँ उनके पास। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, आप करंट से अपडेट नहीं रहते हो, कई बार आपको लगता है कि हाँ अथाह ज्ञान हो गया टाइप से। लेकिन अभी जो हमारे बड़े बूढ़े बोलते भी हैं, जैसे कई लोग, कि डॉक्टर जितना पुराना और टीचर जितना नया वो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से, जितना एनर्जी हमारी है उसको और अच्छे से हम दें, इसमें अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, इसमें अच्छे से देखना, आप ऐप में देखोगे तो और अच्छे से हमने डिज़ाइन इसको कर रखा है। और ये आपके सामने चीज़ें हैं कि भाई सीधा सीधा हमने बहुत कम इसकी फ़ीस रखी है, 500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का आपका जो 60 मतलब लगभग 100 नंबर का आपका कंटेंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्टैटिक को अगर आप जोड़ दोगे उसमें कुछ, कि स्टैटिक में आप यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ इसमें ऐड करके आप 100 नंबर का मटेरियल आपको इतने कम बहुत रीजनेबल प्राइस में, बड़ी बड़ी कोचिंगों का तो पता नहीं हाल आप देख ही रहे हो। ठीक है, और मेंस का तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वो आके मेंस का पढ़ा दे, एक भी नहीं है। प्रीलिम्स के टाइम तो आपने भरमार बाढ़ देखी होगी, कि कोई आज ये शॉर्ट वीडियो ला रहा है, आज ये आप मैराथन ला रहे हैं, मेंस में लाओ, कोई नहीं ला रहा। ठीक है, हम ला रहे हैं, हम करेंगे और अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे और सब्जेक्ट का कुछ और अच्छा हो तो वो हम क्या है आपके साथ साझा कर सकें। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। थैंक यू।